आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे या लोकप्रियता दिखाना चाहते थे अपनी? खिलाड़ियों के बीच में काम करना पड़ेगा, कलाकारों के बीच में काम करना पड़ेगा। आपको पवई विधानसभा में जातिवाद का असर दिखता है? जब वास्तविक मुद्दों पर राजनीति शुरू होगी तो जातिवाद घट सकता है। पवई विधानसभा में न विकास हो रहा है, न अनावश्यक मुद्दों पर वोट कर देती है और उसकी कीमत 5 साल चुकानी पड़ती है। वहाँ पर भाजपा ही क्यों जीती तीनों विधानसभा में? लाडली बहना एक गेम चेंजर योजना साबित हुई। आपने पन्ना और सतना में मुस्लिम, लेकिन संगठन का लंबा अनुभव तो अनीस खान के पास है और वो काम कर भी रहे हैं। केस नायक जी जो 5 साल में वो 3 महीने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीरेंद्र द्विवेदी जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। बीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर गई और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट पीरियड से मैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा। बिल्कुल। उसके बाद फिर लोग मिलते गए, मौके मिलते गए और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तक का सफ़र पार्टी नेतृत्व के बदौलत मुझे और मेरे कामों की वजह से यहाँ तक सफलता मिली है। बिल्कुल। आपने रैपुरा जो पवई विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, पन्ना जिले का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे या लोकप्रियता दिखाना चाहते थे अपनी? देखिए, टूर्नामेंट ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं और मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले लोगों को समाज के सभी तबकों से जुड़ने के लिए सिर्फ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन और रैली, स्वागत, इस भर से आप जनप्रिय नहीं बन सकते हैं। मल्टीपल अप्रोच के साथ जनता के बीच में आपको जाना होगा। आपको विद्यार्थियों के बीच में काम करना पड़ेगा, खिलाड़ियों के बीच में काम करना पड़ेगा, कलाकारों के बीच में काम करना पड़ेगा, किसानों के बीच में काम करना पड़ेगा और सभी तबके को आपको अप्रोच करना है। उसके लिए केवल राजनीतिक तरीका काफ़ी नहीं है। दूसरा, खेल के मैदान से थोड़ा गतिविधियां बढ़ती हैं, रचनात्मकता आती है और एक पॉजिटिव संदेश जाता है। सर, आप पवई विधानसभा से आते हैं, आपको पवई विधानसभा में जातिवाद का असर दिखता है? जातिवाद का असर इस समय लगभग पूरे देश में है जी। और उससे अछूता पवई नहीं हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, कैसे समाप्त किया जा सकता है जातिवाद को? जातिवाद को समाप्त होने में कितना समय लगेगा कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जब वास्तविक मुद्दों पर राजनीति शुरू होगी, नेताओं की ओर से भी और जनता उसको स्वीकार करेगी, तो जातिवाद घट सकता है। पवई विधानसभा में ना विकास हो रहा है, ना विधायक बदल रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, कई बार जनता बड़े बहुत जरूरी मुद्दों को इग्नोर कर देती है और अनावश्यक मुद्दों पर वोट कर देती है और उसकी कीमत 5 साल चुकानी पड़ती है। ये पवई में हुआ है ऐसा। कौन से मुद्दे हैं ऐसे? जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। बिल्कुल। ये भाजपा के प्रमुख मुद्दे हैं। तो इस समय पूरे देश में ही इसका प्रभाव है। तो उससे जो वास्तविक मुद्दे हैं, भौतिक लक्ष्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये उपेक्षित होते जा रहे हैं। ये समस्या पवई की नहीं है, ये पूरे देश की है आज समस्या। पवई विधानसभा में कई जगह ऐसी हैं जहां आज़ादी के बाद से आज तक लाइट नहीं पहुंची। शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है, पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। और मैंने जानकारी ली है तो पूरे सिस्टम का इतना बुरा हाल है, केवल लाइट की बात नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां 2 डिपार्टमेंट के बीच में नेगोशिएशन है, फॉरेस्ट के और एमपीबी के, फॉरेस्ट के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के। कई जगह अधूरे डैम पड़े हैं क्योंकि उस पार्ट का फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिली है। तो जब बहुत बड़ा पार्ट 99% काम हो जाता है तो 1-8% काम छोड़ के ठेकेदार भाग लेते हैं, वो उसको परस्यू नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ एक गाँव विद्युतीकरण के लिए भी बचे हैं, ऐसे कई डैम अनकम्प्लीट हैं, ऐसी कई सड़कें अनकम्प्लीट हैं। ये 2 डिपार्टमेंट के बीच में नेगोशिएशन की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण हमारे सिस्टम ने इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।
बीरन जी, दोनों राजनीतिक पार्टियां, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसने पवई विधानसभा में आदिवासियों के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। क्या इसका मतलब ये समझूं कि आदिवासियों में लीडर नहीं है, इसके कारण ये काम नहीं कर रहे हैं? आदिवासियों के हक के बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए आदिवासियों का विकास के बारे में नहीं सोचती दो पार्टियां? इसके लिए जो प्रशासनिक जवाबदेही तय होना चाहिए, आदिवासियों के विकासोन्मुखी जो शासन की नीतियां हैं, चाहे वो लोन की सुविधा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो, चाहे उनको शिक्षित करने के लिए जागरूकता की बात हो, उस दिशा में उतना प्रयास नहीं हो पाया। उनके बीच में अवेयरनेस की कमी है, अपने अधिकारों को लेके वो सजग नहीं हैं। इसलिए उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए और जहाँ वो निवास करते हैं उन कॉलोनियों का, उन इलाकों का, उनके अवेयरनेस के कारण समाज की थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तबके के प्रति समाज उतना नहीं निभा पा रहा है, और प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि योजनाओं का इतना प्रतिशत लाभ आपको देना ही है। अगर 100 हितग्राहियों को लाभ देना है और अगर 10 एप्लीकेशन आती है, 90 नहीं आ पाती है, तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। बिल्कुल। लोकसभा में आपका टिकट लगभग फाइनल हो चुका था खजुराहो लोकसभा से, जी लेकिन वही टिकट समाजवादी पार्टी को दे दी गई। जी। क्या कारण था? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह के मामलों में फैसले करता है। वो सीट अलायंस में चली गई, तो पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उसको स्वीकार किया। और बाद में फिर भाजपा ने क्या किया वहाँ, वो आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब ये राष्ट्रीय स्तर के निर्णय होते हैं कि इंडिया अलायंस में कौन सा लोकसभा क्षेत्र किस दल को लड़ना है, ये राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व ही तय करता है। आपको वहां से बी फार्म भी मिलने वाला था, वो भी अचानक से रुक गया। हाँ, उसमें एक डाउट था कि दीप नारायण यादव या तो इनका किसी तकनीकी कारणों से पर्चा कैंसिल हो जाएगा, या जो इंदौर में उन्होंने किया, भाजपा कुछ इस तरह का काम कर सकती है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी थे और वो यूपी से आ रहे थे। यूपी में ऑलरेडी उनके ऊपर कई मुकदमे थे, तो एक डाउट था पार्टी को। तो प्रिकॉशन के तौर पर मुझे वहाँ बी फॉर्म देने की पार्टी की योजना थी, लेकिन बाद में उसमें नीतिगत और टेक्निकल इशू आ गया कि इंडिया अलायंस अगर किसी को सीट अलॉट कर चुका है, तो इंडिया अलायंस का कोई भी राजनीतिक दल टेक्निकली वहाँ पर बी फॉर्म नहीं दे सकता है, इसलिए फिर उसको रोक दिया गया। पन्ना जिले की तीनों विधानसभा, चाहे पवई हो, चाहे गुनौर हो, चाहे पन्ना स्वयं हो, वहां पर भाजपा ही क्यों जीती तीनों विधानसभा में? इस समय तो देश के अधिकांश भागों में भाजपा जीत रही है और उस दल का एक अच्छा काल कह सकते हैं। रही बात जहाँ तक पन्ना जिले की, तो पिछला लोकसभा तो कारण आपको पता है, उसके पहले भी अभी भाजपा का माहौल अच्छा है। विधानसभा में 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो 2023 में 2-3 मुख्य कारण असेंबली वाइज प्राप्त हुए हैं। एक तो 2 सामान्य सीटों पर एक ही समुदाय के लोगों को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। तो जो डायग्राम है जिले का, एक ही समुदाय के पवई विधानसभा, पवई में और इसमें पन्ना में भरत मिलन पांडे जी और मुकेश नायक जी। बिल्कुल। तो जो जिले का डायग्राम है और जो सामाजिक संतुलन है, समीकरण है, वो गड़बड़ाया। तो उसकी एक साइलेंट रिएक्शन हुई, उसका भी पार्टी के तीनों सीटों पे उसका अंतर आया। और लाडली बहना एक गेम चेंजर योजना साबित हुई। पवई विधानसभा क्षेत्र में 72,000 बेनिफिशरीज थी इसकी। अगर 1/4 भी कन्वर्ट हुआ हो तो मार्जिन सामने है आपके। बिल्कुल। तो लाडली बहना की वजह से भी अंतर आया, और जो सोशल डायग्राम बिगड़ा जिले का, पॉलिटिकल डायग्राम बिगड़ा, और जो समीकरण संतुलन खराब हुआ, उसका भी इस पे अंतर आया है। गुनौर विधानसभा में क्या? गुनौर विधानसभा तो लगभग जीती हुई थी। उसको राज्य में सरकार बनता हुआ देख के प्रशासन ने दबाव में आके धांधली करके सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं तो गुनौर में कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है और नैरेटिव भी बहुत सुटेबल है, और वो सीट हम जीत सकते थे। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार वो जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे, सिद्धार्थ शायद जीवनलाल सिद्धार्थ प्रत्याशी थे, वो पहले दूसरी पार्टी में थे और इस पार्टी में आए, और उनके खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उन्होंने ऐसी बात बोली है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते। कहीं तक ऐसा कोई वीडियो मिला नहीं, अभी तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा भी कि यदि ऐसे कोई वीडियो है तो सामने लाओ। तो एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया, ये भी एक कारण मानते हैं आप? देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती दिनों में हम्म, अनुसूचित जाति के लोगों में करंट पैदा करने के लिए, हम्म, उनको जगाने के लिए हम्म, वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले स्लोगन उन्होंने दिए हम्म, और उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक उस वर्ग को यूनाइट करने में सफल रहे। बिल्कुल। उसी दल से जीवनलाल सिद्धार्थ आते हैं, हम्म, तो जो उस दल की प्रैक्टिस होगी उसका बाय डिफ़ॉल्ट एलिगेशन लगाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आइडिया ही है, ये मॉडल ही है, झूठ, दुष्प्रचार, विदाउट एविडेंस कुछ भी बात करना। तो इस व्यवस्था को उन्होंने प्रोत्साहित किया और मुझे ये बात कहने में कोई हानि नहीं है कि हमारे दल के भी कुछ लोग हम्म, इस बात को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे थे, अन्यथा वो सीट जीती जा सकती है। और जीवनलाल सिद्धार्थ जिस वर्ग से आते हैं उसकी संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में एससी में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ एससी को प्रेफर किया था और बीएसपी से कांग्रेस में लाने में मेरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनको हमने शाहनगर ब्लॉक से पीसीसी मेंबर भी बनवाया था और सिटिंग एमएलए के बाद सर्वे वगैरह में भी उनका नाम अच्छी स्थिति में था और एक लंबा वोट मिलने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड कई इलेक्शन से दिखाई देता था। इस कारण पार्टी ने उनको प्राथमिकता दी। सर, ये आपकी पार्टी में एक सवाल नहीं खड़ा करता कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो दुष्प्रचार जो करती हैं वो जनता तक पहुंच जाती हैं, आपका सकारात्मक प्रचार जनता तक नहीं पहुंच पाता? इस मामले में दुष्प्रचार करने में, विभाजन करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और हम लोग इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, अपनी बात रखने के साथ काम करते हैं और वो लोग थोड़ा दुष्प्रचार से सफलता पा लेते हैं। ये बात सवाल तो यही है ना कि उनका नकारात्मक प्रचार जनता तक पहुंच जाता है, आपका सकारात्मक प्रचार नहीं पहुंच पाता। आप सोशली रूप से कमजोर हैं या सोशल मीडिया में आप कमजोर है, पकड़ नहीं है आप लोगों की, कमांड नहीं है आप लोगों की। बहुत सारे बिंदुओं पर चिंतन हुआ है और आने वाले समय में इसमें आप सुधार देखेंगे। पवई विधानसभा से आते हैं आप, पवई विधानसभा में प्रमुख 3 समस्याएं क्या लगती हैं आपको? वहाँ एक तो सिंचाई का रकबा कम है, बिल्कुल। किसानों के खेतों तक उतना पानी नहीं पहुँच पा रहा है जितना पानी पहुँचना चाहिए, उससे जो किसानों की आमदनी है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप्प है, नहीं के बराबर है और चूँकि आमदनी कम है, लोगों की आर्थिक क्षमता नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, लोग उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्राइवेट विद्यालयों के भी ऑप्शन नहीं हैं। तो जब हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम वीक होगा तो हमारी फाउंडेशन ही कमज़ोर है, तो हम बाहर कैसे जा पाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। और इन दोनों समस्याओं के कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है और वो भी अनस्किल्ड बेरोजगारी। बिल्कुल। स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का बहुत अभाव है। तो ये खेती और शिक्षा और रोजगार। और चौथी समस्या है हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। स्वास्थ्य के लिए वहाँ कोई भी साधन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को कटनी जाना पड़ता है। साधन, आप, मैं कह रहा हूँ पन्ना जिले में डॉक्टर नहीं है, उपलब्धता डॉक्टर की बहुत कमी है पन्ना जिले में। संसाधन तो ठीक है, डॉक्टर होगा तो दवाई करेगा, संसाधन की बात तो सेकेंडरी आएगी कि इक्विपमेंट्स नहीं है आपके पास डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं जितनी होनी चाहिए। मैंने आपका एक बीडी शर्मा का इंटरव्यू आपने लिया था जी, तो उसमें पन्ना के हॉस्पिटल के पर बातचीत आपने की थी। मुझे तो याद है कोविड के टाइम पर सीटी स्कैन मशीन नहीं थी जिला चिकित्सालय में, तो कितनी बुरी हाल है। उसके बाद भी हमारे ज़िले में लोग विकास पुरुष का तमगा लेके घूम रहे हैं और ये स्वर्णिम काल चल रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो एक कैसा स्वर्णिम काल है, कैसे विकास पुरुष है कि एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, और एक्सरे मशीन है तो वो धूल खा रही है, उसके लिए ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। पैथोलॉजी है तो लैब टेक्नीशियन नहीं है। मुकेश नायक जी जो हैं वो पवई विधानसभा से हर बार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते हैं। 5 साल में वो 3 महीने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं। यही होते हैं बड़े नेता कांग्रेस में? नहीं, इसमें 2 बातें हैं।
किसी भी दल में वो नेता जिनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी पार्टी की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनका क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाना स्वाभाविक है जितना कि जिनके पास दूसरे जॉब नहीं है वो लोग करते हैं। बट उनकी डिलीवरी देने में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरा, आप देखिए, अगर वो उनका संपर्क नहीं होता तो इतना वोट कैसे मिलता? आदमी आउट ऑफ फाइट हो जाए अगर कांटेक्ट नहीं हो, सेंटिमेंट नहीं हो, तो इसका मतलब डिलीवरी सर्विस कुछ तो होगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रदेश स्तर के नेता हैं, दूसरे जॉब भी हैं उनके पास, दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से लगभग सभी ऐसे नेता आप देखेंगे जिनके पास दूसरे जिम्मेदारियां हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्गेनाइज वे में, व्यवस्थित में अपेक्षाकृत समय थोड़ा कम मिलता है, बट डिलीवरी होती है। तो सर आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? संगठन का काम जो देख रहे हैं वो संगठन का काम देखें, जैसे भाजपा में होता है, और जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जो जनता के बीच रहें। नहीं, भाजपा में भी ऐसे बहुत नेता हैं जो संगठन में भी हैं और सरकार में भी हैं और सत्ता में भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो ऐसे हारते नहीं ना साहब? नहीं, इस समय तो अभी भाजपा का थोड़ा अपर हैंड रहा है और अब थोड़ा डाउन हो रहा है पूरे देश में। आपने देखा होगा धीरे धीरे इनकी कलई खुलना चालू हो गई है। कांग्रेस पार्टी आपको चुनाव लड़ने का अवसर क्यों नहीं दे रही है? क्या मुकेश नायक आपके लिए रोड़ा बन रहे हैं? नहीं, रोड़ा जैसी देखिए कोई बात नहीं, मेरे उनके बहुत पारिवारिक संबंध हैं और वो पार्टी में भी मुझसे वरिष्ठ हैं और वैसे भी श्रेष्ठ हैं। 2013 में सीट खाली थी तो हमने पार्टी में प्रयास किया था। इंडियन यूथ कांग्रेस ने 12-14 नाम जो पार्टी को भेजे थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उसमें एक नाम मेरा भी था और तत्कालीन जो सीएलपी लीडर थे माननीय अजय सिंह जी, उनकी सहमति से मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था और उनमें से कई लोगों को टिकट मिला और आज एमएलए हैं और कई लोग दूसरे दलों में जाके भी एमएलए हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन मेरे मन में संतोष है। अब पार्टी आगे जो भी डिसाइड करेगी वो किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो संगठनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर है पूरे प्रदेश में, लेकिन पन्ना जिले में बहुत ज़्यादा संगठनात्मक रूप से कमज़ोर है, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है क्योंकि जहां आप मजबूत कहेंगे, अगर चुनाव के नतीजों की दृष्टि से अगर आप देखें तो जहां आप मजबूत कहते हैं वहां भी लंबे लंबे मार्जिन से लोग हारे हैं। और पन्ना जिले में 1700-1800 से हारे, 20-22 हजार से हारे हैं। मजबूत कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता या संगठन नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के पास आर्थिक संसाधन उतने नहीं हैं जो लोग राजनीति करते हैं, तो जो पॉलिटिक्स में शो ऑफ का कल्चर है वो अन्य जिलों की तुलना में पन्ना जिले के लोगों के पास कम साधन होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा दिखावा और जिसको यूपी में कहते हैं भौकाल पॉलिटिक्स, वो पन्ना जिले में नहीं होती। लेकिन पार्टी का कोर वोट भी है, पार्टी का कैडर भी है, पार्टी का संगठन भी है, तभी तो लगातार सर्वाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। साहब मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि ये डिसीजन जो लिया गया अनीस खान को जिला अध्यक्ष बनाने का, वो किस आधार पे लिया गया? आपकी ना तो यहाँ मतलब बुरहानपुर में और आप देखेंगे भोपाल में जितने मुस्लिम वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, उतने पन्ना और सतना में तो नहीं है। आपने पन्ना और सतना में मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाया, ये समझ के परे है बात। देखो, किसी भी राजनीतिक दल को उपलब्ध लोगों में चयन करना होता है, एक बात। अनीस खान एनएसयूआई के भी जिला अध्यक्ष रहे, युवक कांग्रेस के भी शहर अध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब आज वो कितनी इफिशियंसी के साथ सर्व करेंगे ये थोड़ा समय बताएगा, बट उनका जो ऑन पेपर प्रोफाइल है वो जस्टिफाइड करता है उनके कैंडिडेचर को। दूसरी बात ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पन्ना ऐसा जिला है जहाँ पोलराइजेशन का स्कोप नहीं है, तो डिसीजन मेकर्स ने क्या सोचा होगा आई डोंट नो, बट पॉसिबल है कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए विदाउट रिपरकेशन, एक ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन संगठन का लंबा अनुभव तो अनीस खान के पास है और वो काम कर भी रहे हैं। दूसरा, उनका किसी से टिकट के मामले में कोई कंपटीशन नहीं है, तो ही इज सूटेबल फॉर एवरीबडी। जातिवाद, धर्मवाद कुछ समस्या होती है चुनाव में कि ये भी नहीं कंसीडर करते आप लोग कि जाति देखकर टिकट जैसे बांटे जाते हैं, तो जाति और धर्म देखकर भी जिला अध्यक्ष बनाए जाएं?
अब वो राज्य स्तर पर डिसाइड होता है कि किस कैटेगरी के कितने लोगों को भागीदारी दी गई है। पूरे स्टेट का अगर आप मैपिंग करेंगे तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कैटेगरी के लोगों को जिला अध्यक्षों में राज्य स्तर पर अकोमोडेट किया गया है। क्या लगता है समाज में जातिवाद है? क्या ये जातिवाद समाज को खोखला कर रहा है कि नहीं? जातिवाद न सिर्फ समाज को, राजनीति को, पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है और सरकारें और समाज उस दिशा में सुधार करने की बजाय हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टी बन रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है, राजनीति से हट के विषय है कि नेताओं को ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए, ऐसे विचार होना चाहिए कि जातिवाद पनपने नहीं पाए, भेदभाव पनपने नहीं पाए। लेकिन वो एक शॉर्टकट तरीका है, हमको बिना बात के हजारों वोट मिल रहा है हमारा सरनेम पढ़ के। तो ये व्यवस्था नेताओं को भी सूट करती है और जनता इनोसेंट है, कहीं ना कहीं वो वास्तविक मुद्दों से भाग के कास्ट सेंटीमेंट के साथ चली जाती है। लेकिन नेताओं को ये सूट करता है कि किसी जाति के 20,000 वोट उस सीट पे हैं तो उनका बेस वोट हो गया। अब बाकी थोड़ा सा एफर्ट डालना है, पार्टी का वोट है, और थोड़ा पर्सनल एफर्ट डालना है, वो आपकी विनिमिटी खड़ी हो जाती है। UGC के बारे में आप क्या सोचते हैं? UGC के बारे में देखिए, ऐसा है कि ऐसा महसूस किया जा रहा था कि पूरे देश में जो मोदी जी ने बेरोजगारों का अपमान किया, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलने की, रील बनाने की प्रेरणा दी एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। तो सारे कैंपस में ये बात होने लगी थी कि सरकार अपने वायदे में फेल कर रही है और इस सरकार को अब हमको बदलना है। तो सरकार को जब आहट लगी कि अब जाति से हटके एक वर्ग पैदा हो रहा है, बेरोजगार छात्र, शिक्षित छात्र, तो उनके बीच में डिवीजन के लिए वो UGC का एक सर्कुलर ले आते हैं। तो आज वो आपस में ही बट गए, कोई UGC के पक्ष में बात कर रहा है, कोई UGC के खिलाफ बात कर रहा है। स्टेटस को है, हुआ क्या? क्या हुआ? कोई परिणाम आया क्या? कोई परिणाम? सड़कों पे आंदोलन, जो लड़के साथ में रूममेट थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, खेलते थे, वो आज सड़कों पे कह रहे हैं कि UG लाओ, UGC हटाओ। क्या है ये? किसी भी सरकार का क्या ये कदम सही है? रियल मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया गया। यस, ये बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है और भाजपा केवल इस मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पे ऐसा करती है। किसान आंदोलन हो, अपने बीच के लोगों को घुसेड़ के किसानों को आतंकवादी घोषित किया, ये बात पूरे देश ने देखी है। राम मंदिर का मुद्दा लाए, जब BP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की तो उसके अगेंस्ट ये कमंडल लेके निकले, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा किया। जो मामला न्यायालय में चल रहा हो उस पर रैली और जन जागरण का क्या औचित्य है? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार हैं, बताइए। फैसला कोर्ट को लेना है, सड़क में रैली का क्या औचित्य है? हजारों लोग गोली चली वहाँ। तो जब अदालत में जिसको फैसला लिया जाना है उसमें अवेयरनेस के लिए सरकार क्यों काम करेगी? अरे मैं एक चीज़ है जो OBC का 27% आरक्षण वाला मामला है, आप डिसीजन दे दीजिए, किसी के पक्ष में दे दीजिए आप डिसीजन। आप आपस में एक समुदाय को लड़ाना क्यों चाहते हैं? 2 जातियों को आपस में लड़ाना क्यों चाहते हैं आप क्या एक तौर कह रहे हैं कि हम OBC उसके पक्ष में हैं आरक्षण के, तो आप ले आइए फिर भाई, क्यों आप रिजल्ट उल्टे आपकी वजह से डिसीजन आ जाएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक जो आसान्वित वर्ग है कि हमेशा तलवार लटकी रहे, लोग इनसिक्योर हैं कि हम इनके साथ हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि मामला ऐसा हो जाए। ये जब अदालत में केस चल रहा है तो मजबूती से पैरवी क्यों नहीं करते? आप पता करिए कि इनके जो सरकार के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में क्या आर्गूमेंट किया उस विषय में, किसने रोका इनको करने से, आप पता करिए। किसी मामले में ठीक से पक्ष रख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने OBC के लोगों को ठगने के लिए कुछ OBC के फेसेज ग्राउंड में उतार दिए, जिनके चुंबकीय आकर्षण में आम मतदाता चला जाता है लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज को लेकर कहा जाता है कि ये द्रौपर काल से ही ST SC पर हावी रहे। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया क्योंकि वो आगे ना बढ़े, कर्ण को शिक्षा नहीं दी क्योंकि वो आगे ना बढ़े। कई मूवमेंट जो ST ST के मूवमेंट होते हैं उसमें ये बात बोली जाती है। बड़ा समसामयिक सवाल किया है आपने, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसमें 2-3 पहलू हैं।
एक तो किसी भी व्यवस्था का कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करना किसी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, किसी भी ध्रुवीकरण के लिए, एक ये पॉलिटिकल लोगों का जॉब है। ये बिल्कुल ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। कोई एक एग्जाम्पल, ये बेसिक बात हो गई। आपने उदाहरण दिया द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य का मैं आपको परिचय बताऊं। मेरा धार्मिक विषयों का अध्ययन ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ा हूँ मैं। द्रोणाचार्य का पहले आपको परिचय जानना होगा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर स्टेट के मतलब आज की लैंग्वेज में कहें तो हायर्ड टीचर थे। ठीक है। हस्तिनापुर स्टेट ने उनको अपने स्टेट में स्थान दिया था इस बात के लिए कि आपको हस्तिनापुर के राजपुत्रों को एजुकेट करना है, शस्त्र विद्या देना है। पुराने जमाने में तो युद्धाभ्यास ही होते थे, बाहुबल के आधार पर सत्ता स्थापित की जाती थी। बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक है कि हस्तिनापुर स्टेट ये चाहेगा कि जो शस्त्र विद्या आप हमारे स्टेट के बच्चों को दे रहे हो वो शस्त्र विद्या दूसरे स्टेट में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जब भी वॉर की स्थिति बनेगी तो जो ये जान रहे होंगे वो भी जान रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं हस्तिनापुर राज्य के राजपुत्रों के प्रति उत्तरदायी हूँ, उनके अलावा मैं किसी को एजुकेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल आता है, अश्वत्थामा को भी उन्होंने कहा था कि आश्रम में तुम्हारा अधिकार ज़्यादा है, मतलब उनके रेसिडेंशियल पार्ट में, लेकिन जब शिक्षा के स्थान पे उन शिष्यों के बराबर ही तुम हो, ये भी उन्होंने अश्वत्थामा को क्लियर किया था। तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि हस्तिनापुर स्टेट के माने अनुबंधित गुरु थे कि हस्तिनापुर स्टेट के अलावा आपको किसी को धनुर्विद्या नहीं देना है, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं दी, सबको मना किया। अब उसमें ट्राइबल मूवमेंट के लोग एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, शायद आपने बात नहीं की, मैं बताता हूँ अपनी ओर से कि एकलव्य को उन्होंने शिक्षा नहीं दी इसलिए कि वो ट्राइबल था। ये बात गलत है। एकलव्य का भी परिचय जानिए। मगध स्टेट जो बिहार में है उसके बाजू से लगा हुआ झारखंड है जहाँ ट्राइबल बड़े शक्तिशाली हैं। तो मगध की जो सेना थी, एकलव्य के पिताजी आर्मी चीफ थे, सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे, और मगध के जो उस समय नरेश थे जरासंध, उनका जो रिश्तेदारी थी वो कंस से थी। तो हस्तिनापुर के साथ उनकी इक्वेशन ठीक नहीं थी, इसलिए एकलव्य को एजुकेट करना हस्तिनापुर स्टेट के लिए दूरगामी दृष्टि से ठीक नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ट्राइबल होने के कारण थोड़ी मना किया। बिल्कुल। और ट्राइबल क्या किसी को भी नहीं दे सकते थे, वो उनका अनुबंध था स्टेट से, वो बाहरी स्टेट से कोई व्यक्ति आता तो नहीं देता, कोई भी। थैंक यू। मैं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है सर? देखिए, अब कैमरे पर तो महत्वाकांक्षा बताना मुश्किल होता है, लेकिन आपने पूछा है। पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी और जनता की तरफ से जो अपेक्षाएं आएंगी उस दिशा में मैं प्रयत्न करूँगा, ये मेरा बयान है। सर, पॉलिटिक्स में बहुत क्लियर होता है कि आप या तो एक व्यक्ति से अच्छे संबंध होंगे, दो व्यक्ति से अच्छे संबंध होंगे और किसी से खिलाफ में रहेंगे आप, ये स्थिति होती है। लेकिन आपको लेकर देखा गया कि शीर्ष नेतृत्व हैं, उन सभी व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे हैं। एक मैं वजह बताऊं, मैं शुरुआती दिनों से ही संगठन में काम किया है मैंने NSUI से। तो संगठन में काम करने वाले लोगों के स्वभाव में आ जाता है समन्वय के साथ आगे बढ़ना। फिर मैं आदतन चुगली चपाटी, खोसा खांसी, इधर के उधर, ये अनावश्यक प्रैक्टिस कभी करता नहीं। मेरे पास जो काम रहता है, जितनी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि लंबा सफर है, तो मैं केवल उतना काम करता हूँ, इसलिए मैं किसी को खटकता नहीं हूँ, कोई मुझसे चिढ़ता नहीं है और सभी लोग प्रेम करते हैं, ये वजह है। सर, आप पवई विधानसभा के लोगों को या अपने दोस्तों को, मित्रगण को कोई मैसेज देना चाहें हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं पूरे प्रदेश के, पन्ना जिले के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। कल मैं इन्फ्लुएंसर उत्तम केवट का वीडियो सुन रहा था, जिसमें उन्होंने व्यंग किया कि मैं विधायक जी के यहाँ गया और मुझे लगा कि कोई ठेका या पट्टा मिलने वाला है, लेकिन विधायक जी के गनमैन ने मुझे धक्का दे दिया। फिर बमुश्किल में मिल पाया, लेकिन उतने में ही उसने देखा कि उसके एक फॉलोअर ने फ़ोटो खींच लिया और बाहर जाके वो फेसबुक पर वायरल होता है
कि विधायक जी से मुलाकात और क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा, बिल्कुल। तो ये दोनों तबकों के लिए लेसन है। एक तो जो नेता ऐसे कार्यकर्ताओं के विश्वास पर कुठाराघात करते हैं, चुनाव में उपयोग करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं कि हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनके लिए मेरे पास क्या प्लान है, और घुमाते रहते हैं। दूसरा, अंधेरे में जीने वाले वो युवा जो बमुश्किल सेल्फी लेते हैं या फोटो झांसा देख खिंचवाते हैं और वो डालते हैं कि राजनीतिक चर्चा, गंभीर चर्चा। तो ये किसको धोखा दे रहे हो आप? नेताजी किसको धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल। कार्यकर्ता किसको धोखा दे रहा है? कार्यकर्ता 5-10 साल बाद जब उसके सर पर जिम्मेदारियां आएंगी, उसके समझ में आएगा, तो समझ में आएगा कि हम किसको। आज मैं जाऊं और खड़गे जी के यहाँ जो है कोशिश करके धक्के खा के फोटो खिंचवा दूँ और मैं लिख दूँ फेसबुक के कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर गंभीर चर्चा, तो ये मेरी मूर्खता के अलावा क्या होगी? खड़गे जी मुझसे क्या चर्चा करेंगे? मेरी जो भी चर्चा होना है जीतू पटवारी जी से होना है, मेरा दायरा वहीं तक सीमित है। बिल्कुल। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो पॉलिटिकल एक्टिंग करके लीडर बनना चाहती है और वो लोग अंततः फेल करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपना ठीक से आकलन करें और नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे भोले भाले कार्यकर्ताओं का एक्सप्लॉइटेशन बंद करें और सही दिशा में काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बीरेन द्विवेदी जी, जिनको आपने सुना, समझा और देखा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हमको आकर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद एक बार फिर कि आपकी दृष्टि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर गई। बहुत बहुत धन्यवाद।